हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में जल्द बहाल होगा छात्र संघ चुनाव। सीएम सुक्खू बोले, विचार के बाद लेंगे फैसला। दिव्यांग विद्यार्थियों को भी दी सौगात। जब शिमला में पूर्व छात्र सम्मेलन मैत्री में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को जल्द बहाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में बिना हिंसा के छात्र संघ चुनाव करवाए जाए, इसके लिए सभी से विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कंडाघाट में शिक्षण संस्थान बनेंगे। एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बाद सरकार को लागू करना चाहिए यूनिवर्सल कार्टन। जब प्रदेश सरकार को पहले एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए, उसके बाद यूनिवर्सल कार्टन लागू करना चाहिए। यह बात भाजपा हिमाचल किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने रामपुर में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने घोषणा तो कर दी, लेकिन 15 जुलाई के बाद सेब सीजन शुरू हो जाएगा। वह संजीव देष्टा ने कहा कि मार्केट में कोई यूनिवर्सल कार्टन का सैंपल नहीं आया है। यूनिवर्सल कार्टन के साथ साथ टेलीस्कोप कार्टन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बी, सी व डी लेवल का सेब है, उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। जसवीर सैनी के बयान किए गए कलम पर डीआईजी बोले, हेड कांस्टेबल ने दोहराई वीडियो में कई बातें। हिमाचल प्रदेश का बहुचर्चित हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी का मामला लगातार चर्चा में है। मैं हर कोई मामले का अपडेट जानने को उत्सुक है। हाल ही में हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी के बयान कलमबद्ध कर लिए गए। वह फिलहाल हेड कांस्टेबल नाहन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। वह स्टेट CID क्राइम के डीआईजी DK चौधरी ने हेड कांस्टेबल के बयान दर्ज किए हैं। वह मामले में बड़ी बात अब यह सामने आ रही है कि अस्पताल में भर्ती हेड कांस्टेबल ने अपने बयान में उन्हीं बातों को दोहराया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उसने कही थी। सेब उत्पादकों की देनदारियां पूरी राज्य सरकार ने जारी की 153 करोड़। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भेंट कर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने पिछले बीजेपी सरकार की 90 करोड़ की देनदारी सहित सभी देनदारियों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नौकरी चाहिए तो 21 जून को आए उपरोजगार कार्यालय थुनाग। ये कंपनी भरने जा रही 20 पद। जी हाँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करसोग द्वारा फाइनेंशियल एडवाइजर सेल्स और मार्केटिंग के 20 पदों को भरने के लिए 21 जून को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपरोजगार कार्यालय थुनाग में साक्षात्कार लिए जाएंगे। रोजगार अधिकारी उपरोजगार कार्यालय थुनाग ने बताया कि सामान्य आवेदकों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिक भी इसके लिए पात्र हैं। साक्षात्कार में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए योग्यता 10वीं पास व इससे अधिक मानी होगी, जबकि आयु सीमा 25 से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए। हाटू मंदिर तक रोपवे स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा का दौरा किया और स्थानीय लोगों से भेंटकर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने पिछले भाजपा सरकार की 90 करोड़ रुपये की देनदारी सहित सभी देनदारियों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को सेब, कीटनाशकों और उर्वरकों इत्यादि पर मिलने वाली सब्सिडी को पिछली भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। वह किसानों को अब गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में एक रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे सेब का समर्थन मूल्य एवं 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। गत वर्ष प्रदेश सरकार ने प्रति किलोग्राम के आधार पर सेब की बिक्री सुनिश्चित की थी तथा इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू की जा रही है। हिमाचल में इस साल 25% तक छटेगी यूरिया खाद की सप्लाई। सब्सिडी का बोझ घटाने का फैसला। हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष के भीतर दानेदार यूरिया और 12-32-16 खाद की आपूर्ति 25% तक कम हो जाएगी। फसलों में दानेदार खाद का अधिक इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। हालांकि इफको की ओर से दानेदार खाद के विकल्प के तौर पर बोतल की पैकिंग में आने वाली तरल नैनो यूरिया और DAP बाजार में उतारी गई है, लेकिन अभी तक किसानों का भरोसा दानेदार खाद पर ही अधिक कायम
कायम है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से बोरी वाली खाद पर हर वर्ष करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसमें 12, 32, 16 खाद की एक बोरी पर 810 रुपये सब्सिडी दी जाती है, जिसमें 50 रुपये प्रति बोरी प्रदेश सरकार देती है। तो वहीं यूरिया खाद की एक बोरी पर करीब 1300 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी जारी होती है। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ हर साल 40,000 टन यानी 8,80,000 बोरी यूरिया खाद की सप्लाई होती है। वहीं प्रति वर्ष 12, 32, 16 खाद की 22,000 टन यानी 4,40,000 बोरी सप्लाई होती है। अब विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसी कड़ी में इफ्को ने नैनो खाद को बाजार में उपलब्ध करवाया है। जोगिंदर नगर उपमंडल के गांव बलहड्डा में गौशाला में लगी आग पटवारी ने लिया मौके पर जायजा। जी हां, जोगिंदर नगर उपमंडल की लटबड़ोर तहसील क्षेत्र के गांव बलहड्डा में स्लेट पोस्ट 2 मंजिला गौशाला में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। मैं जानकारी के अनुसार रविवार को बलहड्डा में दोपहर बाद श्रवण कुमार की 2 मंजिला गौशाला में अचानक आग लग गई और गौशाला में रखा घास सहित लकड़ी भी इस आग की भेंट चढ़ गई। वह परिवारजनों ने बताया कि जब दोपहर के समय खाना खाकर आराम कर रहे थे तो इसी दौरान उन्होंने देखा कि घर के साथ लगती गौशाला में आग की लपटें उठने लगी। वहीं परिजनों ने शोर शराब करके गांव वासियों को इकट्ठा किया और आग बुझाने के कार्य में जुट गई। स्थानीय ग्राम वासियों ने दमकल विभाग की जोगिंदर नगर की टीम को कॉल कर इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने इस गौशाला में कड़ी मशक्कत काबू पाया गया। दिल्ली ले बस से छीना सबसे लंबे रूट का दर्जा, अब आवा देवी अयोध्या सबसे लंबा रूट। ये H8C का दिल्ली ले रूट अब देश का सबसे लंबा बस रूट नहीं रहा। मैं H8C केलांग डिपो से अब यह दर्जा छीन गया है। मैं हमीरपुर डिपो की आवा देवी अयोध्या रूट पर चलने वाली बस सेवा अब सबसे लंबे रूट में शुमार हो गई है। हालांकि 15,000 से 17,000 फुट की ऊंचाई पर चलने के कारण दिल्ली ले बस को सबसे ऊंचे रूट का दर्जा बरकरार रहेगा। वहीं करीब 16 साल तक हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की दिल्ली ले सेवा को भारत में सबसे लंबे रूट का दर्जा प्राप्त था। अब यह खिताब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिपो को मिल गया है। वहीं मार्च 2024 में आवा देवी हमीरपुर से अयोध्या बस सेवा शुरू की गई थी। इस रूट की एक तरफ की दूरी 1205 किलोमीटर है। इस सफर को 24 घंटों में पूरा किया जा रहा है। वह इसमें 2 चालक बदले जाते हैं। आवा देवी से अयोध्या जाने के लिए प्रति व्यक्ति 1577 रुपये किराया लिया जा रहा है। वही दिल्ली ले बस रूट की दूरी 981 किलोमीटर है, यानी आवा देवी अयोध्या रूट से 224 किलोमीटर कम है। पहले यह दूरी 1072 किलोमीटर थी, लेकिन अटल टनल के बाद यह 1026 और अब 4 लेन बनने से इनकी दूरी घटकर 981 किलोमीटर रह गई है। पैसों की तर्ज पर एटीएम से दवाइयां भी निकलेंगी, ऐसे काम करेगा सिस्टम। जो अब पैसों की तर्ज पर एटीएम से दवाइयां भी निकलेंगी। वह एनआईटी हमीरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के तृतीय व अंतिम वर्ष के छात्रों ने एटीएम की तर्ज पर ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसर मशीन तैयार की है। वह विद्यार्थियों ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी डिजाइन की है। इसके माध्यम से मरीजों को मशीन के जरिए दवाइयाँ वितरित होंगी। वह इस ऐप पर डॉक्टर और मरीज दोनों को लॉगिन करना होगा। वह ऐप के जरिए मरीज को टेस्ट से लेकर दवाइयाँ सब ऑनलाइन मिलेंगी। मैं एनआईटी हमीरपुर के विद्यार्थियों ने इस सिस्टम को ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसर नाम दिया है। इस ऐप पर और लॉगिन करने से मरीज की बीमारियों का ऑनलाइन डाटा भी एक जगह होगा। बीमारियों और इलाज की पूरी जानकारी ऐप पर होगी। विद्यार्थियों ने इस सिस्टम को महज 10,000 की लागत में तैयार किया है। हालांकि अभी इस सिस्टम में डिजाइन ऐप को नाम दिया जाना बाकी है। मैं अस्पताल में बड़े स्तर पर इस सिस्टम को लागू करने में अधिक लागत आएगी। और नियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत, एक युवक घायल। जिला सिरमौर के ग्राम पंचायत चौकर के गांव बांदल के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ है। मृतक की पहचान हंसराज उम्र 44 वर्षीय पुत्र भगत राम के तौर पर हुई है, जबकि घायल की पहचान अंकुश और उम्र 24 वर्षीय निवासी चाड़ना के तौर पर हुई है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार हादसा रविवार सुबह 10 बजे के करीब पेश आया है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि कब्जाने वाले को दिए किस्में बताने के आदेश। जब प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने से जुड़ी नीति को वैधता पर सुनवाई हुई। वह कोर्ट ने सरकारी भूमि पर बगीचे और भवन निर्माण करने वाले याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर कब्जाई गई भूमि की किस्में बताने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने अवैध कब्जाधारियों को शपथ पत्र दायर कर यह जानकारी देने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश अनुसार याचिकाकर्ताओं को बताना होगा कि उनके द्वारा
द्वारा कब्जाई सरकारी भूमि क्या वन भूमि है या सामलात अथवा अन्य किस्म की है। मैं प्रार्थी कृष्णचंद्र साठा ने वर्ष 2014 में मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर बताया था कि लोगों ने जंगलों को काटकर घर, खेत व बगीचे बना लिए और वन विभाग की मिलीभगत से इन्हें बिजली पानी के कनेक्शन भी मुहैया करवा दिए गए। मैं कोर्ट ने पत्र पर संज्ञान लिया और वन विभाग को समय समय पर जारी आदेश अनुसार अवैध बगीचों को काटकर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने के आदेश दिए। वन विभाग ने कोर्ट के आदेश अनुसार वन भूमि से सेब के पेड़ों को काटने का अभियान छेड़ा, परंतु कुछ कब्जाधारियों ने विभिन्न अदालतों में मामले दायर कर इस मुहिम को लंबा लटकाने की कोशिश की। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने ऐसे मामले देख रहे न्यायालयों को तय समय सीमा के भीतर वन भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़े मामलों को निपटाने के आदेश दिए। कई बार कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिए कि वह तय सीमा के भीतर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाए। शिमला में गहराया जल संकट, कहीं 5 तो कहीं 4 दिन बाद हो रही पानी की सप्लाई, लोगों में गुस्सा। जब शिमला में जल संकट गहरा गया है, वह 4-5 दिनों में पानी की सप्लाई की जा रही है। इससे लोग भी काफ़ी परेशान हो गए हैं। पानी की किल्लत के चलते शहर के लोगों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण जल परियोजनाओं में पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। जम्मू में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल सतर्क, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर बढ़ाई गई चौकसी, जगह जगह लगे नाके। जम्मू में आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। वह प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी और पुलिस द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर नाके लगाए गए और पुलिस संदिग्धों पर नजर रखे। जम्मू कश्मीर में हुए 4 आतंकी हमलों ने देश में हड़कंप मचा दिया है। सैलानियों से भरी राजधानी शिमला आने के लिए ट्रेन बनी पर्यटकों की पसंद, 20 जुलाई तक बुक रेलगाड़ियां। हिमाचल प्रदेश की राजधानी सैलानियों से भरी हुई है। वह शिमला आने के लिए लोगों की पहली पसंद ट्रेन बनी है। वह 20 जुलाई तक सभी ट्रेनें बुक हैं। इसके अलावा कई पर्यटक निजी वाहनों से शिमला पहुँचते हैं, लेकिन रेल के माध्यम से शिमला आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। वह गर्मी से निजात पाने पर्यटन पहाड़ों की रुख कर रहे हैं। स्पीति में अमेरिकी युवक की मौत, आईटीबीपी व एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। 13 जून को काजा की वादियों में लापता हुए अमेरिकी नागरिक ट्रेवलर बॉक स्टालर उम्र 31 वर्षीय का शव रविवार को बरामद हो गया। मैं बता दें कि आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम मदद से शव को निकाला गया। युवक पैराशूट के साथ खाई में गिर गया था। एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना काजा को सूचना मिली थी कि स्पीति घाटी में भ्रमण पर आए एक अमेरिकी नागरिक, जिसका नाम ट्रेवलर बॉक स्टालर है, ये लापता है। इस सूचना पर एक खोज दल का गठन किया गया तथा उनकी खोज के लिए उन्हें काजा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा। उसी दिन 13 जून को उक्त व्यक्ति द्वारा किराए पर लगी गई बाइक टसीगंज के निकट एक सुनसान स्थान पर पाई गई, लेकिन उस दिन उक्त व्यक्ति के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। 14 जून को भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट द्वारा उपलब्ध करवाई गई ड्रोन की सहायता से की और टसीगंज के बीच एक गहरी खाई में पैराशूट फंसा हुआ देखा गया। ट्रेवलर एक बेस जंपर था, ऐसे में संभावना थी कि यह पैराशूट उन्हीं का हो सकता है। वहीं 15 जून को आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम की मदद ली गई, जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन और विषम परिस्थिति में बचाव अभियान चलाने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। 16 जून को उस खाई में अमेरिकी नागरिक ट्रेवलर बॉक स्टालर का शव मिले, जिसे नीचे उतारा गया। वह अमेरिकी दूतावास के साथ लगातार संपर्क में थे और यह जानकारी उनके साथ भी साझा की गई। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव उन्हें सौंप दिया जाएगा। पशुपालन विभाग में 8 क्लर्क बने वरिष्ठ सहायक कमेटी की सिफारिशों के बाद मिली पदोन्नति। विभागीय पदोन्नति कमेटी की सिफारिशों के बाद पशुपालन विभाग में 8 क्लर्क पदोन्नत होकर वरिष्ठ सहायक बने हैं। इस संबंध में निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर प्रदीप शर्मा की ओर से इनके पदोन्नति और नई जगह नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। पदोन्नति पाने वाले में वीर सिंह को उप निदेशक कार्यालय किन्नौर से उप निदेशक कार्यालय सोलन, किशोरी राला को सहायक निदेशक पालमपुर कार्यालय से संयुक्त निदेशक पालमपुर, राघव शर्मा को उप निदेशक कार्यालय केलांग से निदेशालय शिमला, मीना कुमारी को सहायक निदेशक कार्यालय पालमपुर से उप निदेशक कार्यालय मंडी, भानु प्रताप सिंह को उप निदेशक कार्यालय किन्नौर, टेकचंद शर्मा को पशुपालन विभाग के निदेशालय, तेंजिन अंगरूप को सहायक निदेशक कार्यालय स्पीति और राकेश कुमार को निदेशालय में ही नियुक्ति दी है। सुंदरनगर 17 भूंतर 12 साल बाद सबसे अधिक गर्म, इस दिन से मिलने वाली है राहत। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। 8 जिले लू की चपेट में हैं। रविवार को भी सिरमौर जिला के नाहन, मंडी जिला के सुंदरनगर के अलावा सोलन और ऊना में भीषण लू चली। इसके अलावा शिमला, भूंतर, धर्मशाला, मनाली, बिलासपुर और हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में भी लू का प्रकोप रहा। रविवार को कुल्लू जिला के भूंतर का तापमान 10 साल में सबसे अधिक रहा। रविवार को यहाँ पारा 38.6 रहा। वहीं इससे पहले 2012 में 38.6
30.8 रहा था। हालांकि 31 मई 1988 को भुंतर में यह 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं मनाली में रविवार को 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, जो 2022 में भी यही था। वहीं 2007 में यह 32.0 और 2009 में 31.3 था, यानी 2009 के बाद मनाली का तापमान भी उच्चतम रहा। इसी तरह सुंदरनगर में तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 2007 में यह 42.1 डिग्री सेल्सियस था और 2019 में 41.6 डिग्री सेल्सियस था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी बनी असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीयू में संभाला पदभार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य का पदभार संभाला। विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज UILA में आस्था के सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हुई है। वह शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी परिषद की बैठक में विधि विभाग के 2, मैनेजमेंट के 3 सहायक आचार्य पदों के लिफाफे खोले गए थे। वह इसमें उप मुख्यमंत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री भी शामिल थी। मैं आस्था ने अपने फेसबुक पेज पर UILS में सहायक आचार्य का पदभार संभालने को लेकर जानकारी सार्वजनिक की है। हिमाचल उपचुनाव में बीजेपी को सता रहा बगावत का डर, रूठों को मनाए बिना मुश्किल होगी सियासी डगर। हिमाचल उपचुनाव में बीजेपी को सता रहा बगावत का डर, रूठों को मनाए बिना मुश्किल होगी सियासी डगर। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। वहीं नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में होने जा रहे उपचुनाव के परिणाम 13 जून को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वह प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने तीनों को इस्तीफे का इनाम देकर चुनावी रण में उतारा है। हिमाचल में पंजाबी NRI से मारपीट, 100 लोगों ने किया हमला, पीड़ित ने सुक्खू सरकार से लगाई मदद की गुहार। पंजाब मूल के एक अनिवासी भारतीय ने शनिवार को आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में यात्रा के दौरान पार्किंग को लेकर हुई कासुनी में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। वह अमृतसर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे कवलजीत सिंह नामक व्यक्ति ने दावा किया है कि इन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह पंजाबी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इससे इनकार किया है और कहा है कि इस घटना का किसी अंतर्राज्यीय या अंतर सामुदायिक विवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना से विवाद खड़ा हो गया है। सीएम से नहीं कांग्रेस प्रत्याशी से होगा मेरा मुकाबला, जनता फिर देगी आशीर्वाद। विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक आशीष शर्मा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। आशीष शर्मा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का टिकट देने के लिए आभार जताया है। आशीष शर्मा ने विश्वास जताते हुए कहा कि हमीरपुर में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा वह 18 जून को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हिमाचल में सुधरेगी किसानों की आर्थिक सेहत, दुग्ध संयंत्रों की बढ़ाई जाएगी क्षमता। हिमाचल प्रदेश में दूध से ग्रामीणों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए सुक्खू सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारने के प्रयासों में तेजी लाई है। इसी कड़ी में दुग्ध संयंत्र कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और ऊना की क्षमता 20-20 हज़ार लीटर की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादक प्रसंघ की मिल्क फेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अधिकारियों को डगवार दुग्ध संयंत्र के निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और इसका निर्माण समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में चली लू, इस दिन से राहत के आसार। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वह शनिवार को प्रदेश के 8 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी और सिरमौर में लू चली। वह सुबह के 9 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। वह लगातार बढ़ रही गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। वह न्यूनतम पारा चढ़ने से रात को भी राहत नहीं मिल रही है। वह 17 जून तक प्रदेश में लू चलने के आसार हैं। वह 18 जून से प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें पड़ने से कुछ राहत मिलने की संभावना है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 18 से 21 जून तक बारिश के आसार हैं। जून के अंत तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शनिवार को चटक धूप खिली। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी सूरज की तपिश बढ़ी। प्रदेश के अधिकांश पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार हो गए। मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत लेने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री चल रहा है।